गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रिवाइज करवाने जा रही हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इस टॉपिक में कुछ बच्चों को डाउट्स थे, तो आज फिर से हम एक बार इस चैप्टर की कंप्लीट रिवीजन करेंगे। स्टिल आपको कोई डाउट हो आप दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें चैप्टर्स जितने भी हमारे हो जाएं हमें वो अच्छे से करने हैं, उसमें हमारा कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या रिवाइज करवाने जा रही हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपने पास, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वन बाय वन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जिन क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे पास डाउट्स आए हैं वही मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैं इस तरह से स्क्रीन में आपको शो कर रही हूँ, जो भी आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है तो आप उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन है अपना, जो मुझे आपको रिवाइज करवाना है, वो है दिस वन। ओके, मेन क्वेश्चन फर्स्ट अपना है, हाउ इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड यूजफुल टू मैनेजमेंट, एक्सप्लेन ब्रीफली। यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल है वो मैनेजमेंट के लिए कैसे यूजफुल है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या रिवाइज करेंगे, क्या रिमाइंड करेंगे कि प्रिंसिपल जो है यूनिटी ऑफ कमांड वो है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो आई होप आप सबको याद होगा कि यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था, जहाँ पर एक ही बॉस होता था एम्प्लॉइज़ को ऑर्डर देने के लिए। ठीक है, अगर एक एम्प्लॉई को एक से ज़्यादा बॉस ऑर्डर देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता नहीं चलता कि मुझे किस का ऑर्डर जो है वो पहले फॉलो करना है और किसका ऑर्डर बाद में फॉलो करना है। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉइज़ की एफिशिएंसी बढ़ने की बजाय रिड्यूस हो जाती है। ऐसा ही होता है ना। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो प्रिंसिपल है वो मैनेजमेंट के लिए कैसे यूज़फुल है। देखो आप, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड implies that each and every subordinate should have one and only one boss. Orders and instructions should come from only one head. वो कह रहे हैं कि हर एक सबॉर्डिनेट को एक ही बॉस ऑर्डर देगा, जो भी ऑर्डर है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक ही बॉस से आएंगे। दिस हेल्प द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉलोइंग मैनर। इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इज़ क्लियरली डिफाइंड। जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होगी वो क्लियरली डिफाइन होगी, मीन्स कि सबको पता होगा हु इज़ सुपीरियर, हु इज़ सबऑर्डिनेट एंड हु विल रिपोर्ट टू हुम। कौन बॉस है, कौन एम्प्लॉई है, कौन किसको रिपोर्ट देगा, कौन ऑर्डर देगा, सब कुछ एम्प्लॉइज़ को बिल्कुल क्लियर रहेगा। सबऑर्डिनेट्स आर नोन फॉर हुम दे आर अकाउंटेबल। सबऑर्डिनेट्स आर नोन फॉर हुम दे आर अकाउंटेबल। सबऑर्डिनेट्स किसको जवाब देने के लिए, किसको जवाब देंगे, जिसके लिए वो अकाउंटेबल है। जिसने आपको काम दिया था आप उसी के लिए अकाउंटेबल हो, आप उसी को जाकर जवाब दोगे ना कि सर ये काम हो गया और ये काम नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इज़ मेंटेन। इसके साथ साथ कंपनी में डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन रहता है। समझ आ गया आपको कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो कैसे हेल्पफुल है। यूनिटी ऑफ कमांड इस तरीके से हेल्पफुल है कि ये जो है हर चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर देता है कि कौन बॉस है जो ऑर्डर देगा और कौन एम्प्लॉई है जो उन ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। और जब ये चीज़ क्लियर होती है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या होता है कि डिसिप्लिन और ऑर्डर भी अच्छे से मेंटेन रहता है। ओके स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट अपना क्लियर हो चुका है। उसके बाद मुझे आपको जो मेन बताना है, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला था रिवीजन का, वो था टेक्निक्स के बारे में। यस, हमें मेन तो यहाँ पे डिस्कस करनी थी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टेलर ने दी थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ये रही आपके सामने। ठीक है, ये रही। डिस्कस द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक वर्क स्टडी। हमें यहाँ पर साइंटिफिक वर्क स्टडी की कुछ टेक्निक्स बतानी है, जिसमें से फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइम स्टडी। कुछ मेन स्टडीज़ यहाँ लिखी हुई है, टाइम स्टडी लिखी हुई है, मोशन स्टडी लिखी हुई है, फटीग स्टडी आपसे पूछा गया है, बताओ क्या होती है, मेथड स्टडी पूछा हुआ है, बताओ क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ किसके बारे में, टाइम स्टडी के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, टाइम स्टडी इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम
टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। टाइम स्टडी में आप ये डिटरमाइन करते हो, ये डिसाइड करते हो कि स्टैंडर्ड टाइम क्या लगेगा किसी काम को करने में। द स्टैंडर्ड टाइम इज़ फिक्स्ड फॉर द होल ऑफ द टास्क बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स। जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कैसे फिक्स किया जाता है, वो पूरे काम की बार बार स्टडी की जाती है, ठीक है। कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो उस काम को खुद करके देखते हैं, तब जाके वो डिसाइड करते हैं कि ये काम इतनी देर में हो जाना चाहिए। द मेथड ऑफ टाइम स्टडी विल डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द टास्क। जो मेथड ऑफ टाइम स्टडी है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ टास्क, काम कितना है, साइकिल टाइम ऑफ द ऑपरेशन एंड टाइम मेजरमेंट कॉस्ट, ठीक है। मेनली यहाँ पर क्या है, जो मेथड है टाइम स्टडी का वो मेनली डिपेंड करेगा वॉल्यूम पर, कितना काम है। साइकिल टाइम ऑफ ऑपरेशन, एक ऑपरेशन जो हमने अभी परफॉर्म किया वो कितने टाइम बाद दोबारा हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब साइकिलिंग प्रोसेस कितना बड़ा है। टाइम मेजरमेंट कॉस्ट, देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव अचीव थ्रू टाइम स्टडी। टाइम स्टडी से आपको क्या पता चलता है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स, आपको ये पता चलता है आपको काम करने के लिए कितने लोग चाहिए। फ्रेम सुइटेबल इंसेंटिव स्कीम, आप इंसेंटिव स्कीम्स फ्रेम कर सकते हो, कैसे। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि 8 घंटे में ये काम हो जाना चाहिए। अब एक एम्प्लॉई है ए जिसने 8 घंटे में ये काम कर दिया, हमें उसे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा। बी जिसने 8 घंटे में ये काम नहीं किया, उसको हम कोई भी इंसेंटिव या कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देंगे। तो अगर जब आप स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करते हो तो आपको इंसेंटिव स्कीम भी बनानी पड़ती है। ये इंसेंटिव स्कीम इन वर्कर्स के लिए बनती है जिन्होंने टाइम पे अपना काम पूरा कर दिया। उसके बाद लेबर कोस्ट, आप टाइम स्टडी के बेस पर लेबर कोस्ट भी डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। लेबर कोस्ट क्या होती है, जो लेबर को आप वेजेस वगैरह पे करते हो, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं आपके लेबर के, उसको बोला जाता है लेबर कोस्ट, ओके। तो मेनली स्टूडेंट क्या है यहाँ पर टाइम स्टडी में, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि टाइम स्टडी में ये देखा जाता है कि एक काम को कितनी करने में कितनी देर लगनी चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉई उस टाइम में उस काम को कर देता है तो उसको हम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, कुछ इंसेंटिव्स देते हैं। अगर कोई उस टाइम में काम नहीं कर पाता या बहुत ही लेट करता है वो काम को, तो उसके लिए हमें क्या प्रोविज़न्स फॉलो करने हैं, उसको कोई ट्रेनिंग देनी है या उसको जॉब से निकालना है या उसको कुछ भी हमें जो है वार्निंग देनी है कि आप अपना काम अच्छे से करो, टाइम पे करो, क्या एक्चुअली में हमें क्या करना है, वो सब डिसाइड किया जाता है कब, आफ्टर टाइम स्टडी। सिंपल है, टाइम स्टडी आपको समझ आ गया है कि टाइम स्टडी में क्या होता है, ये डिसाइड किया जाता है कि एक काम को करने में कितना समय लगेगा और उसे बोला जाता है स्टैंडर्ड टाइम। जो टाइम हम फिक्स करते हैं ना, उसे बोला जाता है स्टैंडर्ड टाइम। जैसे अब यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसीजर हमने पढ़ा है टाइम स्टडी का, उसके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। इफ स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 मिनट्स, ठीक है। आपने स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया 20 मिनट का कि इस एक छोटे से काम को करने में 20 मिनट लगने चाहिए, 20 मिनट के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। देन वन वर्क कैन बी डन 3 टाइम्स इन एन आवर, दैट मीन्स कि 1 घंटे में वो काम 3 बार हो सकता है। टोटल 21 टाइम्स, अगर हम 7 घंटों की बात करें तो वो काम एक दिन में कितनी बार हो सकता है, 21 बार हो सकता है। तो मतलब टाइम को मेज़र करना बहुत ज़रूरी है। जब हम टाइम को मेज़र करके चलते हैं तो काम जल्दी होता है, क्योंकि एम्प्लॉइज़ को एक टारगेट मिल जाता है कि हमें इतनी देर में इस काम को करना ही करना है। 20 मिनट में एक काम हो रहा है तो मतलब कि 1 घंटे में वो काम आप 3 बार करोगे और आपके वर्किंग आवर्स 7 आवर्स हैं, 7 घंटे आप टोटल काम करते हो, तो उस हिसाब से तो वो पूरे दिन में कितनी बार हो जाएगा काम, 21 बार हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही एग्जाम्पल देना है, आप अपने हिसाब से कोई और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपको याद ही रखना है कि स्टैंडर्ड टाइम वो टाइम होता है जो किसी भी काम को करने के लिए फिक्स किया जाता है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोशन स्टडी की। मोशन स्टडी क्या है, आप देखो यहाँ पर, मोशन स्टडी रेफर्स टू स्टडी ऑफ मूवमेंट। मोशन स्टडी में किसकी स्टडी की जाती है, मूवमेंट्स की, लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग, चेंजिंग पोजीशन एक्सेट्रा। हम कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को करते टाइम हम काफ़ी मोशंस परफॉर्म करेंगे, काफ़ी मूवमेंट्स होंगी, कभी उठना, कभी बैठना, कभी कोई सामान उठाना, कभी उस सामान को रखना, इस तरह से हम बहुत सारी मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है। उन मूवमेंट्स की स्टडी कहाँ की जाती है, मोशन स्टडी में। और इसका पर्पस क्या है मोशन स्टडी का,
मोशन स्टडी का पर्पस ये है कि हम इसमें ये चेक करते हैं कि कहीं एम्प्लॉयज़ अननेसेसरली जो है कोई फालतू की मूवमेंट्स तो नहीं कर रहे, बार बार उठना, बार बार बैठना, बार बार किसी चीज़ को उठा के कहीं रखना। कई जो एम्प्लॉयज़ है वो अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे ये सब कुछ करके, ठीक है। तो मोशन स्टडी इसलिए की जाती है ताकि हम मूवमेंट्स की स्टडी कर सकें कि एक एम्प्लॉई एक काम को करते टाइम कितनी मूवमेंट्स कर रहा है, और उसमें से जो वेस्टफुल मूवमेंट्स हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है उनको हम अलग कर देंगे, और जो मूवमेंट्स ज़रूरी हैं काम को पूरा करने के लिए हम सिर्फ उतनी ही मूवमेंट्स अलाउड करेंगे, ठीक है। ऑन क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी मोशंस, फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट 3 टाइप ऑफ मोशंस। जब हम बॉडी मोशंस को अच्छे से एग्जामिन करते हैं तो टोटल 3 मोशंस निकल कर हमारे सामने आते हैं। मोशंस विच आर प्रोडक्टिव, ऐसे मोशंस जो प्रोडक्टिव हैं, जो करने बहुत ज़रूरी हैं। मोशंस विच आर इंसिडेंटल, जो इंसिडेंटली हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसिडेंटली हो गया कि एकदम से बैठना पड़ा, एकदम से खड़े होना पड़ा। अब कोई चीज़ मैं काम कर रही हूँ, कुछ गिर जाएगा तो उसको उठाने के लिए तो हमें झुकना ही पड़ेगा, या हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो रेस्ट करने के लिए तो 5 मिनट बैठना ही पड़ेगा। तो इंसिडेंटल हैं ये आपके शेड्यूल में कहीं नहीं थे कि हाँ जी आपको इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे वो करना है, ये इंसिडेंटल है। और मोशंस विच आर अनप्रोडक्टिव, कुछ मोशंस होते हैं जो बिल्कुल ही अनप्रोडक्टिव हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है, पूरी तरह से वेस्ट है, और उसके लिए हमें एम्प्लॉयज़ को बोलना है कि वो ये मोशंस परफॉर्म ना करें, वो ये मूवमेंट्स ना करें, ठीक है। कोई एम्प्लॉई है काम करते करते गया, पानी पीने गया, उसको लगा कि यार अब मैं, ठीक है, स्मोक कर लेता हूँ यहाँ खड़े होकर थोड़ी देर, या थोड़ी देर मैं यहीं बैठ के रेस्ट कर लेता हूँ, तो ये क्या है, वेस्टफुल मोशंस हैं। आपको पानी पीने में जितना टाइम लगना चाहिए आप उतना ही लगाओ और उसके बाद दोबारा काम करने लग जाओ। आप 10-10 मिनट बाद जाओगे स्मोकिंग के लिए, या 10-10 मिनट जाओगे कुछ खाने के लिए 10-10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, तो इससे तो आपका सारा दिन काम ही नहीं होगा, ठीक है। बल्कि आपकी एनर्जी काम करने की जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप बार बार आने जाने में ही अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। समझ आ गया आपको अच्छे से? आउट ऑफ द अबोव 3 वर्कर्स आर मोटिवेटेड टू एलिमिनेट द थर्ड टाइप कम्प्लीटली एंड रिड्यूस द सेकेंड वन टू मिनिमम, दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। वो कह रहे हैं आउट ऑफ द अबोव 3, इन 3 में से प्रोडक्टिव, इंसिडेंटल और अनप्रोडक्टिव 3 टाइप के मूवमेंट्स में से वर्कर को मोटिवेट किया जाता है कि जो थर्ड टाइप का है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, उसको तो वो कम्प्लीटली ही एलिमिनेट कर दें, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स तो वो करें ही ना। जो इंसिडेंटल है इसको वो मिनिमम कर दें, रिड्यूस कर दें जितना हो सके, और जो प्रोडक्टिव है इसको मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव मूवमेंट्स जो हैं वो आपको करनी है। समझ आ गया आपको स्टूडेंट? तो अभी दोबारा से फटाफट से सुन लो आप कि मोशन स्टडी में मैंने आपको क्या बताया है। मैंने मोशन स्टडी में आपको बताया है कि मोशन स्टडी में हम स्टडी करते हैं मूवमेंट्स की, जो अलग अलग मूवमेंट्स किसी काम को करते टाइम की जाती हैं, उन मूवमेंट्स की यहाँ स्टडी करते हैं हम, ताकि जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, जो फालतू की वेस्टफुल मूवमेंट्स हैं, उनको हम रिड्यूस कर सकें, और जो प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं जिनका हमें यूज़ है, जिनका हमें फ़ायदा मिलेगा, जो काम को पूरा करने में हेल्पफुल है, उन प्रोडक्टिव मूवमेंट्स को हमें बढ़ाना है, ठीक है। इसी बेसिस पे इन्होंने क्या बताया कि मूवमेंट्स, जो मोशंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्रोडक्टिव मोशंस, इंसिडेंटल मोशंस और अनप्रोडक्टिव मोशंस। प्रोडक्टिव मोशंस जो प्रोडक्टिव हैं, जिसका यूज़ है, इंसिडेंटल मोशंस जो ऐसे ही हो जाती हैं और इंसिडेंटली हमने सोच समझ के नहीं की, उसको हमें मिनिमम करना है, कम से कम करना है, और अनप्रोडक्टिव मोशंस जो बेकार की मोशंस हैं, इनको हमें बिल्कुल ही एलिमिनेट करना है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टेक्निक की, जो कि है हमारी फटीग स्टडी, ठीक है। फटीग स्टडी की बात करते हैं। ये सारे एक्चुअली में जो है ना, मोशन स्टडी और जो है टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, ये साइंटिफिक स्टडी का पार्ट है, ठीक है। चारों टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी फटीग स्टडी। फटीग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। सिंपली फटीग स्टडी में क्या डिटरमाइन किया जाता है? इसमें डिटरमाइन किया जाता है अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, लाइक हमें एम्प्लॉयज़ को कितनी देर का रेस्ट इंटरवल देना चाहिए और कितने कितने घंटों के बाद देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि आपको एम्प्लॉयज़ को 30 मिनट्स का रेस्ट इंटरवल देना है। कितना? 30 मिनट्स का रेस्ट इंटरवल आपको देना है हर 3 घंटे के बाद।
तो अमाउंट कितना हो गया रेस्ट इंटरवल का 30 मिनट्स। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2, मतलब एक दिन में हमने उन्हें 2 रेस्ट इंटरवल दिए। 3 घंटे काम किया फिर आधे घंटे का इंटरवल, फिर 2 घंटे 2.5 घंटे काम किया फिर आधे घंटे का इंटरवल। तो इस तरह से एक पूरे दिन में जब एक वर्कर 8 से 10 घंटे आपके पास काम करने आता है तो उस पूरे दिन में आपको उसको 2 रेस्ट इंटरवल देने हैं। ठीक है। पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली इफ ही डज नॉट टेक रेस्ट वाइल वर्किंग। यहाँ पे कहा गया है कि एक पर्सन बाउंड टू फील टायर्ड, एक पर्सन टायर्ड फील करेगा ही करेगा, थकेगा ही, चाहे वो मेंटली थके चाहे वो फिजिकली थके, अगर वो लगातार काम करेगा विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। द नेक्स्ट इंटरवल विल हेल्प वन टू रिगेन स्टेमिना एंड वर्क अगेन विद द सेम एफिशिएंसी। लेकिन जो ये रेस्ट इंटरवल हम उसको देंगे उससे वो क्या करेगा, अपना स्टेमिना रिगेन करेगा, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। ठीक है। आप काम करने गए, आपने बिल्कुल एक्टिव, क्योंकि आप मान लो घर से ब्रेकफास्ट करके गए हो, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ गए हो, तो आप जब जाओगे ना पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करोगे। ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे आपका जो स्टेमिना होता है पूरा 100% होता है आप में। आपने पूरी एफिशिएंसी के साथ काम किया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप थकोगे, मेंटली थकोगे, फिजिकली थकोगे, और उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते कि यार मैं थकना तो नहीं चाहता तो अब मैं क्या करूं। आप थकना नहीं चाहते तो यू शुड टेक अ रेस्ट इंटरवल। आपको 20 मिनट का, आधे घंटे का रेस्ट इंटरवल चाहिए ही चाहिए। उसमें क्या होगा, आप आराम से बैठोगे, कुछ रिफ्रेशमेंट लोगे, रेस्ट करोगे, तो वहाँ पे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। उसके बाद जब सेकेंड हाफ में जब आप काम करोगे तो उतनी ही एफिशिएंसी के साथ काम करोगे जितनी एफिशिएंसी से आपने सुबह काम शुरू किया था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग आवर्स आर 9 to 5, 9 से 5 बजे तक के लिए एम्प्लॉयज़ काम करने आते हैं। देयर इज़ अ लंच ब्रेक ऑफ एन आवर फॉर द वर्कर्स टू टेक रेस्ट। तो वहाँ पर वर्कर्स को 1 घंटे का रेस्ट इंटरवल दिया जाता है। 9 से 5 में वो काम कर रहे हैं तो 1 घंटे का उनको हम लंच ब्रेक देते हैं जिसमें वो खाना भी खा लें और रेस्ट भी कर लें। उसी तरह स्कूल्स में आपको पता है ब्रेक होता है स्टूडेंट और टीचर्स के लिए, 2-3 लेक्चर्स लग गए, उसके बाद रेस्ट, फिर 2-3 लेक्चर्स लग गए, फिर छुट्टी। तो ये प्रोसीजर रहता है पूरा। सिंपली आपको समझ आ गया फटीग स्टडी क्या थी। फटीग स्टडी में हम ये देखते हैं कि वर्कर्स को कितना रेस्ट इंटरवल्स देने की ज़रूरत है और कितने कितने टाइम का देने की ज़रूरत है। 30 मिनट्स का रेस्ट इंटरवल देना है, 1 घंटे का देना है। ठीक है। कितने रेस्ट इंटरवल्स देने हैं पूरे दिन में उनको, ये सब हम स्टडी करते हैं किसमें, फटीग स्टडी में। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि एक एम्प्लॉई अगर विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट कंटिन्यूसली वर्क करता है तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। उस टाइम पीरियड के अंदर आपको वो अपना मैक्सिमम आउटपुट नहीं देता। इससे अच्छा ये है कि हम उन्हें आधे घंटे का, 1 घंटे का रेस्ट इंटरवल दें ताकि दोबारा से वो कंप्लीट अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ काम करके आपको देंगे। समझ आ गया आपको? ओके, वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं आगे। लास्ट हमारी जो है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या कहा गया है वो भी जल्दी से देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज़ टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। मेथड स्टडी में किसी भी काम को करने के लिए बेस्ट मेथड चूज़ किया जाता है। आपको भी पता है स्टूडेंट कि एक काम को करने के 2, 3, 4 या कितने भी मेथड्स हो सकते हैं। यस, लेकिन हमें उसमें से बेस्ट मेथड चूज़ करना है जिसके रिजल्ट्स हमें अच्छे मिले, जो एम्प्लॉयज़ को भी समझ आए, जो अप्लाई करना भी इतना ज़्यादा साइंटिफिक ना हो। ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये फोकस नहीं करना कि जो मेथड सबको समझ आ गया ठीक है वो मेथड लगा दो, नहीं, वो मेथड सबको समझ भी आ जाए और वो मेथड खुद भी ऐसा हो कि जो हमें बेस्ट आउटपुट दे सके, बेस्ट रिजल्ट दे सके। वो मेथड इतना ज़्यादा सुइटेबल नहीं है लेकिन वो हमें ईजी लग रहा है तो वो मेथड हम लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। Different managers would use their own different method of getting the work done, but there is always one best method. Right? From procurement of raw material till the final product is delivered to the customer, every activity is the part of method study. वो कह रहे हैं कि हर एम्प्लॉई अपना अलग अलग मेथड लगाना चाहता है, लेकिन हर मैनेजर अपना अलग अलग मेथड लगाता है किसी भी काम को करने के लिए, पर ज़रूरी नहीं है कि उनके मेथड हमेशा ठीक हों। हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड ज़रूर होता है। उस बेस्ट मेथड की स्टडी हम करते हैं मेथड स्टडी में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ होल एक्सरसाइज इज़ टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर। हम ये मेथड स्टडी क्यों करते हैं?
हम ये मेथड स्टडी क्यों करते हैं? ताकि हम जो है कॉस्ट को कर सकें मिनिमम और सेटिस्फेक्शन को कर सकें मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको ये चारों स्टडीज़ अच्छे से समझ आ गई स्टूडेंट। मेन हमने आज 4 स्टडीज़ डिस्कस की हैं जो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का पार्ट थी। ये जो मेन थी उसके अंदर हमने क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया टाइम स्टडी की कि कितने टाइम में एक काम हो जाना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है इसके अंदर। मोशन स्टडी, मूवमेंट्स जो काम करते टाइम की जाती हैं उन मूवमेंट्स को स्टडी किया, कौन सी प्रोडक्टिव है कौन सी अनप्रोडक्टिव है। फटीग स्टडी में हमने रेस्ट इंटरवल की बात की कि कितनी देर का रेस्ट इंटरवल एम्प्लॉयज़ को देना ज़रूरी है। एंड लास्ट मेथड स्टडी में हमने बेस्ट मेथड की स्टडी की है कि ये काम करने का बेस्ट मेथड है और ये हमें अप्लाई करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक आज का बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको समझ आया है तो भी प्लीज़ मुझे आप बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको नहीं समझ आया, स्टिल कोई डाउट है तो भी मुझे बताएं। ठीक है, मैं फिर से आपको बताऊंगी वो चीज़, लेकिन जब तक क्लियर नहीं हो जाएगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी की भी इस तरह से टेक्निक्स जो हैं वो 1 बाय 1 मैं आपको इंडिविजुअली एक एक वीडियो में करवा दूँगी। थैंक यू सो मच।